जैसा कि हमने नंबर सिस्टम पार्ट 1 की वीडियो देखी थी, वहां का भी हेडिंग था 1 से सम्मिश्र संख्याएं, और इस वीडियो का हेडिंग भी है प्राकृत संख्याओं से सम्मिश्र संख्याओं तक। दोनों में अंतर यह है कि वहां पर हमने सीखा था कि जब हमारे पास प्राकृत संख्याएं थी तो फिर हमें पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं, काल्पनिक संख्याओं की आवश्यकता क्यों हुई। और इस वीडियो में समझेंगे या सीखेंगे कि अगर हमें इनकी आवश्यकता थी तो हमने इनको निर्मित किया, लेकिन इस यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं हैं तो उसमें हमें अब अंतर कर पाना थोड़ा कठिन हो गया है। तो हम आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि यहाँ जितनी भी संख्याएं हैं हमारे सामने प्राकृत संख्या से सम्मिश्र संख्या तक, उन सभी में अंतर कैसे करें, और कुछ संख्याएं जो हमारे लिए दुविधा बन गई, जैसे पूर्ण संख्याएं 0 × 3 = 0, तो ये कैसे आएगा। पूर्णांक संख्याओं में यहाँ पर -2 में -3 का गुणा कर रहे हैं तो प्लस के 6 आ रहे हैं, माइनस क्यों नहीं आता है। ऐसी कुछ समस्याएं भी इसमें क्रिएट हुई जिनका भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो सीखते हैं अब। अब हम सीखते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में, क्योंकि हमने वहां सीखा था कि किस प्रकार संक्रिया में प्लस का उपयोग करके और प्राकृत संख्याएं प्लस के समृद्ध होती है। सारे गुणधर्म इसमें से मिल रहे थे कि यानी कि प्राकृत संख्या में हम किसी भी दो संख्याओं का योग कर रहे थे तो वो संख्या हमें प्राकृत संख्या में ही प्राप्त हो रही थी। और उसके आगे पूर्ण संख्या है। अब यहाँ देखना ये है कि संख्या रेखा हमने वहां पर पूर्णांक से सीखी थी, लेकिन यहाँ हम प्राकृत संख्या से ही देखते हैं। तो इस रेखा में हम देखेंगे कि यह रेखा 1 से प्रारंभ होगी या स्टार्ट होगी, और ये जो एरो का निशान है ये हमें दिखाता है कि यह इन्फिनिटी, अनंत तक या अपरिमित रूप तक जाएगी। और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होगी और यह अपरिमित रूप से दाईं तरफ जाएगी, दोनों दाईं तरफ जा रही है। तो यहाँ पर दो प्रश्न हमें मिले हैं और उनके आंसर की प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और दोनों में अंतर के हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि यह संख्या 1 से स्टार्ट होती है और यह 1 की बजाय 0 से स्टार्ट होती है, अर्थात 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है और 1 का परवर्ती 2। इस प्रकार परवर्ती यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हमारी पहली समस्या 2 × 3, तो यहाँ पर हमें 2 का गुणा 3 में करना है। पूर्ण संख्या पर अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि 2 + 2 + 2, यानी कि 2 को 3 बार आपको योग करना है, क्योंकि एक समान अंकों को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। तो यहाँ पर हम तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे आंसर होंगे 6, अर्थात यहाँ से हम पहली बार में 2 संख्याएं गिनेंगे, फिर 2 गिनेंगे तो 4 पर, और फिर 2 गिनेंगे तो 6 पर, यानी कि हमारा जो कदम यहाँ से चलता है 2, 2 से 4, 4 से 6, ये हमारी एक समान संख्या होने पर बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाएगी। अब 0 × 3, तो यहाँ पर अपने को 0 को 3 बार जोड़ना है, तो 1, 2 और 3, इसलिए यहाँ पर हमारे सामने प्राप्त होगा 0। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि 0 को इतनी बार लिखना। जैसे कि 0 का गुणा 55 में करते हैं तो यहाँ पर 0 को 55 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या क्या समस्या आती है वो भी देख लेते हैं, और पूर्णांक में जो नंबर लाइनें संख्या रहती हैं इसका उपयोग हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 चीजें सीखना है। सबसे पहली चीज तो इधर वाला जो हिस्सा हमारा लेफ्ट या बाईं ओर कहलाएगा, और इधर वाला हिस्सा हमारा राइट या दाईं ओर कहलाएगा। इधर हमारी 0 से धनात्मक संख्याएं चलती है, ये बढ़ती हैं, और इधर हमारी ऋणात्मक संख्याएं जाती हैं, और उधर संख्याओं का क्रम घटता हुआ जाता है पूर्ववर्ती, और इधर संख्याओं का क्रम बढ़ता हुआ जाता है परवर्ती। अब हम ऊपर की 2 लाइनों को और सीखते हैं कि इनका उपयोग क्या है। तो यहाँ पर हमें केवल प्लस और माइनस
प्लस और माइनस, इनका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम सवालों पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं 2 गुणित 3 यानी कि 2 को 3 बार जोड़ना है 2 के हिसाब से। तो यहाँ से हम 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 2 कदम चलने पर हमें यहाँ प्राप्त होगा 6। या फिर हम ऐसे भी सीख सकते हैं 2 + 2 + 2 जो कि हम पहले सीख चुके हैं बराबर 6। इसी प्रकार 0 गुणित 0 को हमें 3 कदम चलना है, 0 पर ही 3 बार चलते हैं, इसलिए 0 + 0 + 0 बराबर 0, यह 0। अब यहाँ से हमारी धीरे धीरे समस्याएं क्रिएट होती है और हम किस प्रकार इनको सोल्व करते हैं देखते हैं। 2 गुणित -3, यहाँ पर हमें देखना है 2, तो ये जो 2 है हमारे, ये इधर देखना है कि यहाँ पर किस चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो यहाँ 2 हैं, ये प्लस के 2 हैं और यहाँ पर भी ये प्लस का साइन है। तो यहाँ से हमारी फेस का डिसाइड होता है कि हमें फेस किधर रखना है। तो प्लस के 2 हैं, तो यहाँ पर हमें दाईं तरफ यानी कि हमारा जो चेहरा रहेगा, अगर हम हाथ को इधर फेस बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ी स्माइली, इधर अगर हमने फेस बनाया है तो इस फेस को हमें दाईं तरफ रखना है, अर्थात ये फेस हमारा इधर रहेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है -3, तो माइनस, इन दोनों में से माइनस देखना है तो माइनस ये है, और इसका मतलब होता है पीछे चलो। चेहरा हमारा इधर है लेकिन हमें चलना पीछे है। और कितने कदम? 2 के हिसाब से 3 कदम। पहला कदम हमारा 2 पर, दूसरा कदम 4 पर और तीसरा कदम 6 पर। इस प्रकार हम पहुंचेंगे -6। तो हमारे यहाँ पर आंसर आएंगे -6। अगली कंडीशन देखते हैं, -2। तो यहाँ देखेंगे हमारा जो फेस है -2 है, इसलिए हमारा चेहरा, जो चेहरा है वो हमारा होगा लेफ्ट तरफ, बाईं तरफ। और +3, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, तो हमें यहाँ पीछे वाली संख्या प्लस वाली है, तो प्लस वाली कह रही है कि आगे बढ़ो, यानी कि जिधर चेहरा है उधर ही हमें आगे बढ़ना है और 2 कदम पे बढ़ना है। तो 2, 4 और 6, इस तरह यहाँ भी हमें प्राप्त होंगे -6। अब अगली हमारी लास्ट कंडीशन, -2 × -3। सबसे पहले देखेंगे -2, तो ये हमारा फेस है और फेस को हमें किधर करना है? माइनस के हिसाब से लेफ्ट तरफ, तो ये हमने किया है लेफ्ट तरफ। अब -3, यहाँ पे देखेंगे -3 का मतलब होता है पीछे चलो। तो चेहरा उधर है लेकिन चलना पीछे, और कितना कदम? 2। यहाँ से हम 2 कदम, यहाँ से 2 कदम 4 और यहाँ से 2 कदम 6। इस प्रकार यहाँ पे हमारा आंसर आएंगे 6। यदि हम एक सवाल और बढ़ाते हैं कि -2 × -2 बराबर कितने होंगे, तो हमारे सामने -2 है, तो फेस चेहरा हमारा होगा माइनस के हिसाब से बाईं तरफ, तो ये हमारा रहेगा बाईं तरफ। अब -2 हमें चलना है, यानी कि -2 चलना है, यानी कि -2 कदम अपने को पीछे चलना है। तो 2 के जोड़े में 2 बार, तो यहाँ से 1 बार और 2 बार, यानी कि +4। इसलिए माइनस की संख्या में माइनस की संख्या गुणा करने पर प्लस के आंसर। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 6 और ये 4, इन दोनों को बराबर +6 और +4 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि माइनस की संख्या होती है उनके आगे ही माइनस लगाया जाता है, बाकी संख्या धनात्मक। तो अभी हमने सीखा है पूर्णांक संख्या और इंटीजर नंबर हमने जो सीखे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो संख्या रेखा थी उसमें एरो के निशान इधर और एरो का निशान इधर दोनों तरफ लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों तरफ जाती हैं और वो संख्याएं आपकी -अनंत से स्टार्ट होती हैं और वो +अनंत पे समाप्त होती है। इसका मतलब वो कभी समाप्त नहीं होती है। और अब हम सीखते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूर्णांक संख्याओं में 0, -1, -2 और ये जो हमारा अनंत तक जाएगी, इधर हमारी जो है +अनंत तक, दोनों तरफ एरो के निशान बने हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन पूर्णांक के बीच की गैप में भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, यानी कि अनंत संख्याएं होती है। तो वो सभी संख्याएं जो PQ के रूप में होती है वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है, जिसको हमने पहले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। PQ के रूप में होती है जहां पर Q बराबर 0 नहीं होता है, और किसी भी संख्या को अगर हमें परिमेय संख्या बनाना है तो P/1 हम यूज करते हैं। जैसे कि हमें कहा गया है कि 3, तो 3 हमारी प्राकृत संख्या है, इसको हमें PQ के रूप में बनाना है, परिमेय संख्या बनाना है तो 3/1, -2 हमारा पूर्णांक संख्या है,
इससे पहले हम देख सकते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी शून्य रहेगी, तो पूर्ण संख्या को हमें परिमेय संख्या बनाना, तो 0/1। यदि हम -2 लेते हैं जो कि एक पूर्णांक संख्या है, तो इसको हमें परिमेय संख्या बनाना है, तो यहाँ पर बनेगी -2/1। इस प्रकार परिमेय संख्याएं बन सकती है। अब हम देखते हैं कि दो पूर्णांकों के बीच में भी एक परिमेय संख्या यहाँ दिखाई गई है, वैसे होती अनंत संख्याएं। तो ये संख्या कैसे प्राप्त होती है, हम इस वाली लाइन से देखते हैं। ये इसका बेसिक है, यानी कि 0 से 1 के बीच की गतिविधि को यहाँ थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। अब आप देखिए इसको, तो यहाँ पे देखते हैं हम 0, यहाँ पे दोनों कटने के बाद यहाँ की स्थिति बनेगी हमारी 1/4। यहाँ कटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो यहाँ बनेगा हमारे 1/2। यहाँ अगर हम इनको सोल्व करते हैं, हल करते हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 3/4, और यहाँ हम अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1, जो कि एक हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब परिमेय संख्याओं का एक रूप होता है भिन्न। हम इस वृत्ताकार आकृति को देखते हैं, तो ये हमारी एक आकृति है। एक आकृति में यदि हम यहाँ से एक भाग को कलर कर देते हैं, तो कलर किया हुआ भाग हमारा 1/4 यानी कि 1/4 भाग होगा, जो हमें यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यदि हम कहें कि यहाँ पर कितने भाग शेष बचे हैं, तो यहाँ पर कलर रहित या शेष भाग हमारे 3/4 रहेंगे, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। यदि हम इसमें एक और भाग में कलर करें, तो यहाँ पर हमारा स्थिति जो होगी वो कुछ 1/2 के समान होगी, यानी कि इस स्थिति में हमारे पास बचेगा 1/2, 1/2। तो ये हमारा परिमेय संख्या का भिन्न रूप है जो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। परिमेय संख्या का भिन्न रूप के बाद एक रूप और आता है जो दशमलव होता है। 4 का हम 1 में भाग लगाएंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होंगे 0.25, यहाँ हमें प्राप्त होंगे 0.50, यहाँ हमें प्राप्त होंगे 0.75, और यहाँ हमारा पूरा भाग रहेगा अर्थात 1। तो परिमेय संख्याओं का बेसिक, उसके अंतर्गत भिन्न, भिन्न से दशमलव, ये सारी चीजें हमने इसमें। परिमेय संख्याओं में हम यहाँ एक छोटी समस्या है वो भी सीख लेते हैं कि जिस प्रकार 12/4 ये हमारा PQ के रूप में दिया गया है, तो यदि हम इसको सोल्व करते हैं, इसका मतलब होता है कि 12 में से 4 को घटाना जब तक 0 नहीं आ जाए, ये अर्थात एक समान संख्याओं को बार बार घटाने की क्रिया भाग कहलाती है। तो यहाँ पर हम घटाते हैं तो यहाँ हमें 8 प्राप्त होंगे, फिर -4 करते हैं तो फिर यहाँ 4, और फिर -4 पर हमें यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। अर्थात इसे हमने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 घटाने पर हमें 0 प्राप्त हुआ, और ये भाग की क्रिया समाप्त। हम देखते हैं 3/0, तो यहाँ पर हम 3 -0 करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होंगे, फिर हम -0 करते हैं तब हमें 3 प्राप्त होंगे, और -0 करते हैं तब हमें 3 प्राप्त करते हैं। ये हमारी पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप। यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हुआ था और यहाँ पर हमें 3। इसका मतलब है कि 3 को 0 से भाग देना ये हमारा अपरिभाषित होगा। अब हम अगला सीखते हैं 12/4, जो भी यही है, लेकिन इसको हम एक दूसरे तरीके से सीखें। तो हम यहाँ पर 12 में 4 का भाग लगाते हैं। हमें यह क्रिया 3 बार करनी पड़ेगी। 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो यहाँ पर 4 3 12 प्राप्त होंगे। अब ये 0/3 हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हमें 0 को अंदर रखना है और 3 को बाहर। 3 का पहाड़ा यदि एक बार बोलते हैं तो 3 एकम 3 आए, जो इसमें से माइनस नहीं, इसलिए 3 का पहाड़ा हमें 0 बार बोलना है, तो 0 आएंगे और हमें 0 प्राप्त होगा। अब यह क्रिया हमारी बार बार चलती रहेगी। यहाँ 0 आने, इतने सारे शून्यों का मतलब भी 0 होगा, इसलिए यहाँ पर 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 हमें प्राप्त होगा। परिमेय संख्याओं में हमसे पूछा जाए कि 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए,
तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत देखने के लिए हम यहाँ पर 3/5 है, चाहे तो हम इन दोनों में एक एक शून्य बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं। इस प्रकार इनके बीच में अब 30 से यहाँ 31/50, 32/50, इस प्रकार 40 तक संख्याएं मिलेगी। यदि हमें इसको आगे ले जाना है तो हम इसमें शून्य की संख्या और ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार हमें ये आगे वाली संख्याएं प्राप्त होगी, जिसमें हमें यहाँ 400/500। इस प्रकार शून्य की संख्या बढ़ाते रहेंगे तो हमें इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं मिलती रहेगी। यदि हमें सिंपल से 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या पूछा है तो हम a + b/2, यहाँ पर 1 + 2/2 बराबर 3/2 इस सूत्र के माध्यम से बहुत ही सरलता से निकाल सकते हैं। चूंकि एक परिमेय संख्या से अधिक की बात की जाए तो हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या का बेसिक सीखने के बाद में हम यहाँ पर जो अभी आपने एक तालिका देखी है दशमलव प्रसार डेसिमल वाली, उसमें हमें बहुत सारी संख्याएं देखने को मिली है, शांत, अशांत और अशांत अंशावर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो उन सभी के हम यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं और सीखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दशमलव से हमें कैसे अंतर करना है। तो सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम 1/2। यहाँ पर लिखा हुआ है शांत। शांत का मतलब होता है कि यदि किसी भाग में शेषफल शून्य हो, यानी कि भाग की क्रिया समाप्त हो जाए, तो वह हमारा शांत दशमलव कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम भाग लगाते हैं तो 0.5, यहाँ पर भाग की क्रिया समाप्त हो जाएगी। अगला हम देखते हैं 100 का हमें भाग लगाना है, तो यहाँ 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे 17.29। तो यहाँ पर भी भाग की क्रिया समाप्त हो चुकी है, कोई डॉट डॉट नहीं लगे हुए इस तरह से, तो ये हमारा शांत दशमलव। तीसरा है तो हम इसको यहाँ सवाल करके देखते हैं। 8 का हम भाग लगाते हैं तो यहाँ 0, 0 यहाँ पर हम भाग लगाएंगे 8 बार जाएगा 64, फिर घटाने पर हमें यहाँ प्राप्त होंगे 6, फिर यहाँ 0, यहाँ पर हमें 7 बार भाग लगाएंगे 56 प्राप्त होंगे और यहाँ पर बचेंगे 4। वापिस हम यहाँ 0 लगाएंगे, 8 का भाग लगाएंगे 5 बार, यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 40। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर हमें प्राप्त हुए 0.8, 7 और 5 और हमारा शेषफल है 0। तो इस कंडीशन वाले सभी हमारे शांत भी रहेंगे और प्लस इन दशमलव को देख के हमें पता चलेगा कि ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। अगला हम देखते हैं 1/3, 0.33 बार, ये हमारे बार बार चलते जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसको रोकने के लिए हम 0.3 बार लिखेंगे। यदि यहाँ पर 0.3 बार लिखा है, ऐसा ही सवाल हो जैसे यहाँ पर तो 27, 27, 27 इस प्रकार लिखा है तो हम 27 बार लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर होता 33 बार लिखना होता और ये कंडीशन हमारी इस प्रकार चलती रहती, तो यहाँ पर इसको ऊपर देखते हैं 0.3, 3, फिर यहाँ पर 3 और 3, तो बीच में हमें यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस मिलेगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये 33 है और यहाँ पर 33 बार लिखना है। यदि यहाँ पर बीच में गैप नहीं है तो ये हमारा रहेगा 0.3 बार। अगला हम देखते हैं तो यहाँ पर रहेगा हमारा 1.2727 चल रहा है तो 27 बार। यहाँ पर हम देखते हैं कि 0.2 और 3, 5, 3, 5, यानी कि यहाँ पर 3, 5, 3, 5 35 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमें जो बार लगाना है वो जिन अंकों की रिपीटिंग हो रहे हैं उनके ऊपर लगाना है। तो ये हमारा रहेगा अशांत आवर्ती, यानी कि किसी भी अंक या संख्या या समूह, जो अंकों का समूह रहता है उसका बार बार आवर्ती होना। ये इसकी 3 कंडीशन। अगला देखते हैं 1/7, ये है हमारा अशांत अंशावर्ती। इसका मतलब होता है कि किसी भी अंश की बार बार आवृत्ति होना, जैसे 14, 28, 57 और फिर 14, 28, 57। तो यहाँ पर ये इतना सा जो अंश है इसकी हमारी बार बार आवृत्ति हो रही है। हमने इसको हटा दिया है और यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये हमारी आवृत्ति बार बार होगी, तो इसको हम बार में चेंज कर सकते हैं। अगला अगर हमसे पूछा जाए कि 2/7 का
दशमलव रूप क्या होगा और हमें बिना भाग दिए बताना है। तो यहाँ पर 1/7 दिया गया है, यहाँ पर 2/7 है, यानी कि अंश में 2 का गुणा किया गया है, तो हम यहाँ पर जो हमारा उत्तर है उसमें हम भी 2 का गुणा करेंगे और यहाँ हमें प्राप्त होंगे 14, 14 दूने 28, यानी कि हमारी जो अंक यहाँ से लिखना है 28, फिर हमें मिलेंगे 57 और फिर आगे चलेंगे तो मिलेंगे हमें रिपीट में 14। अगला हमसे पूछा जाए 3/7, तो हमें 14 का पढ़ना है 2 गुना है, 3 गुना है तो 3 बार बोले 14, 28, 14 या 42, 42। अब 42 लिखने के बाद में 4 और ये 2 लिखेंगे, यहाँ पे 8, 5, 7 है, 8, 5, 7 और 1, इस प्रकार ये रिपीट होते रहेंगे। अगला हमसे पूछा जाए 4/7, तो 4 गुना बोलेंगे 14, 28, 42, 14, 56। अब चूंकि इस सीरीज में हमें 56 कहीं भी नहीं दिखेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें 56 से आगे वाला नंबर 57 लेना है, 0.57 और 5, 7 के बाद में हम वापिस रिपीट होंगे, तो ये 1, 4, 2, 8 यहाँ पर प्राप्त होगा, 1, 4, 2, 8। अगला हमारा रहेगा 5/7, जो बिना भाग दिए बताना है, तो 5 गुना करेंगे 14, 14, 28, 42, 56, 70 यहाँ पर नहीं दिखेंगे, तो हमें यहाँ लेना है 71, तो 0.71, इसके बाद में 4, 2, 8, 4, 2, 8 और 8 के बाद में रिपीट होगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5। अगला 6/7, बिना भाग दिए बताना है 0. अब यहाँ से शुरू करेंगे, 1 गुना 14, 2 गुना 28, 42, 56, 70, 14, 14, 84। अब यहाँ पे 84 हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो हमें यहाँ 1 बढ़ा के लेना है 85, 85। 8, 5 रिपीट होंगे, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2। बड़ी ही आसानी से 5 सेकंड लगते हैं हमें किसी भी 1/7 के इनको बताने में, और हम जल्दी से निकाल सकते हैं। क्या इस 1/7 का हमें मान याद होना चाहिए। अब इसके बाद अगला आएगा 7/7, 6/7 के बाद 7/7, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक 1 प्राप्त होगा। इसके बाद अगला हमारा रहेगा 8/7, तो 8/7 के आंसर और 1/7 के आंसर सेम रहेंगे, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि 7/7 से तो एक कट जाएगा, यहाँ पे 1 ही बचा और उसका आंसर है, मतलब ये बार बार क्रिया अगली चलती रहेगी। ये 9/7, 10/7 इस प्रकार आगे चलता रहेगा। हमने इस वाले भाग में अभी यही सीखा है कि यहाँ पर परिमेय संख्याएं 3 प्रकार की रहेगी दशमलव के अनुसार। पहली वाली शांत, जो जिसका भाग समाप्त हो जाता है, दूसरी अशांत आवर्ती, जिस अंकों के कुछ समूह होते हैं जिनकी बार बार आवृत्ति होगी, तीसरा कुछ अंश होगा जिसकी आवृत्ति हमें बार बार प्राप्त होगी। और ये सारी संख्याएं पीक्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। तीनों प्रकार के बाद में अब हम सीखते हैं अशांत अनावर्ती, जो कि हमारी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती का जस्ट विलोम होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं √1, यहाँ पर 1 × 1। अब इसमें हम वर्गमूल से बाहर निकालने पर हमें 1 प्राप्त होगा, और 1 हमारा यहाँ पर परिमेय संख्या है। अगला हम देखते हैं √2। तो √2 को जब हम भाग विधि से सोल्व करते हैं, तब वहां पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग संख्याएं होती हैं। इसका मतलब होता है कि उनकी आवृत्ति तो होती है, परंतु वो जो है आवृत्ति में पाए गए जो अंक होते हैं वो एक भी रिपीट नहीं होते हैं। जैसे कि 2 का लिखेंगे 1.4, 1, 4, और यह संख्या हमारी अनंत तक जाएगी, लेकिन इसमें किसी एक फिक्स अंक की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही। जैसा कि हमारा अशांत आवृत्ति में यहाँ पर हम देख रहे थे कि 3, तो 3 की आवृत्ति हो रही थी 27, तो यहाँ पर अंकों का समूह हो सकता है, लेकिन उनकी आवृत्ति बार बार हो रही थी, और यहाँ पर अंकों का ऐसा कोई समूह नहीं होता है। तो इस प्रकार की संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला हम देखते हैं √3। तो √3 का मान भी हम जब भाग विधि से आपके सामने दिया हुआ है देखते हैं, तो इसका मान निकलता है 1.732, और इस प्रकार ये आगे चलता रहेगा। तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या रहेगी।
अगले नंबर पर हम देखते हैं √4। तो इसका वर्गमूल होगा, तो यहाँ पर 2 × 2 और इस गुणनखंड में से एक बाहर निकालने पर यह हमारी रहेगी परिमेय संख्या। इसके बाद अगला आता है √5। तो √5 का भी हम जब भाग विधि से हल करते हैं तो हमें यहाँ पर जो उत्तर रहेंगे वो प्राप्त होंगे 2.236 और इस प्रकार अनंत तक जाएंगे। तो यह संख्या भी हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, यानी कि इसमें भी अंकों की आवृत्ति अनावृत्ति के समान हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं पाई। तो पाई का मान हमें बहुत ही कंफ्यूज करता है कि ये मान जो होता है परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय। अभी हम यहाँ पर 22/7 और 3.14 की बात नहीं करते, इसका मूल मान लेते हैं। तो इसका जो वास्तविक मान होता है वो 3.14159265358 इस प्रकार ये अनंत तक जाएगा, लेकिन इसमें किसी भी अंक की आवृत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार पाई का मान भी हमारा अपरिमेय रहेगा। और यदि हम इसका मान 22/7 लेते हैं तो वो हमारा पाई का मान परिमेय संख्या रहेगी, क्योंकि वो PQ के रूप में दर्शाया गया है और यहाँ दिए गए मान हम PQ के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं जो अपरिमेय हैं। तो वह सारे हमारे अपरिमेय मान कहलाते हैं। यदि परिमेय संख्या का इसका मान 3.14 अगर हम लेते हैं और यदि इसको PQ के रूप में दर्शा सकते हैं तो ये भी हमारा मान परिमेय होगा, लेकिन इस पाई का वास्तविक मान हमारा अपरिमेय होगा। अब हम परिमेय संख्याएं सीख चुके हैं, अपरिमेय संख्याएं सीख चुके हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमारी जो परिमेय संख्या आपके सामने है, इसमें हमारी प्राकृत संख्या, जैसे हमने शून्य को लिया तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, PQ के रूप में जो परिमेय संख्या थी, सभी प्रकार के दशमलव और ये संख्या हम इसमें सीख चुके हैं। हमारे सामने अपरिमेय संख्या जिनके हमने मान अभी देख चुके हैं, 1.414 ये अनंत तक जाने वाली सीरीज है। यहाँ पर हमने देखा था 1.732 ये भी अनंत तक जाएगी। इसके बाद 2.236 और ये सीरीज हमारी अनंत तक। इसके बाद 3.14159 और ये भी सीरीज हमारी अनंत तक नॉन रिपीटिंग रहेगी। और ये जो हमारे 3 ये सवाल दिए गए हैं ये हमारे पैटर्न पर आधारित हैं और इसमें संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में रहती है। जैसे यहाँ पर 1 0 तो यहाँ पर 1 1 0, यानी कि 1 की आवृत्ति बढ़ रही है। 1 1 1 0 अगला जो आप नंबर समझ सकते हैं कि वो 1 4 बार होगा फिर 0 होगा। इसी प्रकार इन तीनों क्रम में ये ऐसी पैटर्न होते हैं वो जिसमें आवृत्ति अगर बढ़ती है ये भी हमारे इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, यदि हम इनको जोड़ते हैं यानी कि दोनों को मिलाते हैं तब हमें यहाँ पर प्राप्त होती है रियल नंबर या वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या कुछ इस प्रकार हमने उदाहरण लिए हैं, जैसे यहाँ +2, पाई की वैल्यू हमारी ये है। अगर इसमें हम +2 करेंगे तो हमारी जो वैल्यू रहेगी 5.1415 और वो भी नॉन रिपीटिंग हो जाएगी। यदि पाई -2 करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 1.14 इस प्रकार ये भी हमारी नॉन रिपीटिंग है। ये भी हमारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी। अब हम 7√2 करते हैं तो 7 का गुणा यदि हम √2 की वैल्यू में करेंगे तब जो उत्तर आएंगे वो इसी हिसाब से बढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार 3√2 यहाँ 3 और √2 ये इसमें जोड़ेंगे तो 3 और +1 4 दशमलव फिर 4 1 4 और इस प्रकार ये भी हमारी वैल्यू चलती रहेगी। इसी प्रकार इसको सॉल्व करने पर ये भी ऐसे चले। ये हमारी सभी संख्याएं जो जोड़ गुणा घटाव भाग परिमेय और अपरिमेय के मिलने पर वास्तविक संख्या होती है, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। परिमेय अपरिमेय संख्याएं मिलकर के आपस में और वास्तविक संख्याएं बनाती है। तो इन वास्तविक संख्याओं में हमें ये याद रखना है कि जब हम गुणा करते हैं, जैसे हम किसी परिमेय संख्या को लेते हैं 3/4 और उसमें गुणा करते हैं 5/3 का, तो यहाँ पर हमें 15 और 4 3 12
ये संख्या जो हमें प्राप्त हुई है ये भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। इसी प्रकार यदि हम अपरिमेय संख्या √2 में किसी अपरिमेय संख्या √2 का ही गुणा करते हैं तब हमें प्राप्त होती है 2। तो सीखने वाली बात है कि जब परिमेय संख्या गुणा करते हैं हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, लेकिन अपरिमेय में अपरिमेय करने के बाद भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई, यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता है। ऐसा ही हम आगे करते हैं वास्तविक संख्या। जब किसी वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है 7 गुणित 5 दोनों संख्याएं पूर्णांक, इनको हम अलग लिखेंगे √2 इधर, तो यहाँ पे √2 गुणित √2, यहाँ पे आएंगे हमारे 35 गुणित 2 बराबर 70। तो वास्तविक संख्याओं को गुणा करने पर भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई। अगला हम देखते हैं 9 √14, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणित 2 और बटे 3 √7। अब √7 से √7 कट जाएंगे, 3 से 3 किया 9, यानी कि हमें यहाँ प्राप्त हुआ है 3 √2। तो यह हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार यहाँ इसमें भाग लगाते हैं तो √2 बटे √2 और ये काटने पर हमें प्राप्त होगी 1। यहाँ पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। अगला हम इसको जोड़ते हैं तो 5 प्लस √2 का मान देखते हैं तो ये रहेगा हमारा 1.4 और ये जाएगा हमारा अनंत, तो बराबर 6.414 और ये भी अनंत तक जाएगा। इस प्रकार ये हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। पाई माइनस √2 देखते हैं तो पाई की वैल्यू हमारी है 3.1415926 चलती रहेगी। में से माइनस करना हमें 1.414 और ये भी अनंत तक। इस प्रकार यहाँ पर जो भी उत्तर आएंगे 3 - 1 करने पर तो 2 इनको हम घटाते रहेंगे और जो भी उत्तर आएंगे वो सब भी हमारे अनंत तक, यानी कि यहाँ पर भी हमें अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होगी। तो वास्तविक संख्याओं में जोड़ गुणा घटाव और बाद की क्रिया करते हैं तब उत्तर हमारे परिमेय भी आ सकते हैं और उत्तर हमारे अपरिमेय भी हो सकते हैं। वास्तविक संख्याओं को सीखने के बाद हम कुछ इस प्रकार की संख्याएं सीखते हैं कि वास्तविक के आगे जाने वाली संख्या होती है वो किस प्रकार की होती है। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, x बराबर +4 या फिर x वर्ग बराबर 4। अब यहां से जब हम आगे करते हैं तो यहां पर रहेगा x गुणित x बराबर, इसके हमें टुकड़े करना है 2 गुणित 2, या फिर इस कंडीशन की जगह यहां पर ये भी हो सकता है x बराबर √4। अब ये आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर, क्योंकि टुकड़े हमने देख रखे हैं यहाँ पर टुकड़े होंगे इसके 2 गुणित 2, तो x बराबर 2 यहाँ पर आंसर है। लेकिन यदि ये कंडीशन यहाँ पर x वर्ग +4 बराबर 0 ये हो तब यहाँ पर आएगा x वर्ग बराबर -4 या x बराबर √-4। अब ये देखते हैं, यदि हम 0 का वर्ग करते हैं 0 में से 1 का वर्ग करेंगे 1 मिलेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 मिलेंगे। यदि हम माइनस की संख्या भी लेते हैं तब भी हमें एक बार ये सेम संख्याएं प्राप्त होती है, यानी कि ये जो 4 है हमारे ये प्लस माइनस के हो सकते हैं बाहर, लेकिन अंदर ये प्लस के रहेंगे। यहाँ पर ये जो 4 है ये भी हमारे प्लस के, यानी कि माइनस वाली कंडीशन और प्लस वाली कंडीशन पर भी हमें जो संख्या मिलती है वो दोनों धनात्मक होती है अंडरवुड के अंदर। लेकिन यहाँ की कंडीशन है कि ये अंडरवुड के अंदर माइनस वाली, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो दोनों नंबर हमें प्राप्त हुए हैं ये वाले हमारे वास्तविक या रियल नंबर कहलाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अंडरवुड के अंदर माइनस या ऋणात्मक संख्या है वो हमारी अवास्तविक या काल्पनिक इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। तो इस प्रकार वास्तविक संख्याओं के आगे अवास्तविक संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं x वर्ग -1, तो
तो यहाँ अगर हम आगे -1 √-1, तो यहाँ पर हमारे सामने जो कंडीशन है, यदि हम इसको इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर √-1 का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमारे सामने -1 प्राप्त होगा। इसका अगर यदि वर्ग किया जाए तो हमें ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो माइनस होगी। और यदि यहाँ पर अगली कंडीशन देखी जाए कि -√1 और यदि इसका वर्ग किया जाए तब हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। तो हमें ये समझना है कि ये जो माइनस है, ये यदि बाहर रहता है तो वास्तविक संख्याओं में आएगा, और यदि ये अंदर चला जाता है तो ये अवास्तविक संख्याओं में आएगा। अब यहां से हम देखते हैं अगला x बराबर ये ±1 होगा, या तो ये x के जो वर्ग है तो 2 यहाँ पर आंसर आएंगे दिया, तो ये प्लस के √-1 होगा, ये फिर x बराबर ये माइनस के √-1 होगा। तो दोनों ही कंडीशन में यहां पर हमें x बराबर ±1 की जगह आयोटा लेना है। तो ये सदैव हमारा x बराबर आयोटा रहेगा। अब यदि हम इस सवाल को सोल्व करते हैं तो यहां से आगे चलेंगे, x बराबर 4 और ये जो माइनस था ये गुणित में इधर आएगा -1, तो यहाँ पर रहेगा x बराबर, इसका वर्गमूल हम जानते हैं 2 होता है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा आयोटा, इसलिए इसका आंसर रहेगा 2 आयोटा। तो इस प्रकार हम यूलर के द्वारा दिए गए इस आयोटा के चिन्ह से ऋणात्मक वर्गमूल की संख्याओं को भी हल करना सीख गए। वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं को सीखने के बाद में हम अवास्तविक या काल्पनिक संख्या जो आयोटा के रूप में हमें यूलर द्वारा सूत्र दिया गया है i बराबर √-1, इसका थोड़ा सा और आगे हम विस्तार देखते हैं कि यह आगे किस प्रकार वर्क करता है। तो हमारी जो नंबर लाइन होती है संख्या रेखा पूर्णांक, जहाँ पर हमारी सभी संख्या होती है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हमने देखा है, उसी पर यदि हम एक खड़ी रेखा की कल्पना करें तो वह रेखा कुछ इस प्रकार होगी जिसमें आयोटा 2i 3i और इधर -i या -2i -3i, इस प्रकार हम केवल कल्पना कर सकते हैं। तो इस क्रम में हमारा आयोटा का जो मान है वो √-1 रहेगा, और इसके बाद ये नंबर 1 कंडीशन रहेगी। यदि हम इससे आगे जाएंगे तो हमारे पास जो कंडीशन मिलेगी वो नंबर 2 रहेगी, और यहां से यदि हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर कंडीशन नंबर 3, और यहां से यदि हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर कंडीशन नंबर यहाँ पर रहेगी। इस प्रकार यह सर्कल हमारा घूमता रहेगा, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि i की पावर यदि 1 हो, i की पावर 1 का मान रहेगा हमारा √-1। यदि हम i की पावर √-1 है तो i की पावर 2 करेंगे, तब हम यहाँ से स्टेप नंबर 2 पर पहुंचेंगे। तो जब i 1 इतना है तो यहाँ पर √-1 इंटू √-1 बराबर, क्योंकि माइनस अंदर है इसलिए हमें जो 1 प्राप्त होगा वह माइनस का प्राप्त होगा और √ हमारा हट जाएगा, तो हमारे सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे। तीसरा नंबर पे i की पावर 3, तो हम समझते हैं कि i की पावर 2 का मान -1 हमारे पास रहेगा, i की पावर 2 इंटू i की पावर 1 बराबर। अब i की पावर 2 का मान -1 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1 इंटू माइनस आयोटा हमारे पास बचेगा, केवल आयोटा। तो इसका अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -i, जो कि तीसरी स्टेप होगी। अगला हम देखते हैं i की पावर 4, यानी कि i की पावर 2 इंटू i की पावर 2 बराबर। तो i की पावर 2 हमने सीखा है -1 इंटू दोबारा i की पावर 2 तो फिर -1, और इस प्रकार -1 और -1 हमारा अभी हमने सीखा था
कुछ पहले कि वो +1 होगा, जो कि हमारी ये चौथी स्टेप होगी। अब यदि हम इससे आगे जाते हैं तो हमें मिलेगा i की पावर 5, i की पावर 6, i की पावर 7 और i की पावर 8। तो इन कंडीशन में भी हमारे उत्तर सेम रहेंगे, यानी कि ये सर्कल हमारा घूमता रहेगा। तो i की पावर 5 की वैल्यू b माइनस 1 i की पावर 6 की वैल्यू ये, i की पावर 7 की वैल्यू -i और i की पावर 8 की वैल्यू भी हमें 1 प्राप्त होगी। ये क्रम अब हमारा अनंत तक जाएगा और हमारी वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर आगे i की पावर 9, 10, 11, 12 इस प्रकार चलती। वास्तविक और अवास्तविक संख्या सीखने के बाद हमारी जो अंतिम संख्या रहेगी वो रहेगी हमारी सम्मिश्र संख्या। तो हम पहले यहाँ वास्तविक और काल्पनिक में अंतर पता करते हैं। यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं दी गई है, ये वास्तविक संख्याएं हमारी, इसके अंतर्गत हमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी का जो समूह या संग्रह होता है वो सब हमारा वास्तविक कहलाता है। और अवास्तविक की हम कल्पना कर सकते हैं, इसमें अधिकांश संख्या हमारी माइनस अंडर के अंदर माइनस की होती है। और जब ये दोनों मिलती हैं तो यहाँ जो काल्पनिक संख्या अंडर में होती है उनको हम आयोटा और आई से निरूपित करते हैं। तो ये दोनों जब मिल जाती है, रियल नंबर प्लस रियल और इमेजिनरी, तब हमारी अगली जो संख्या होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। ऐसे नंबर को अगर हम आगे देखते हैं तो हम यहाँ पर दो प्रकार की संख्या होती है, शून्य वाली और शून्येतर। जैसे कि हमने परिमेय संख्याओं में देखा था q बराबर हमें शून्य नहीं लेना, यानी कि शून्य रहित। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में शून्य ऐड करके देखते हैं। जैसे कि x की वैल्यू क्या होगी, a प्लस bi इसका सूत्र है। यहाँ पे a बराबर हमने रियल नंबर लिया है वास्तविक संख्या, और b बराबर हमने रियल नंबर लिया है, प्लस इसी के साथ में हमने इमेजिनरी नंबर ले रखा है आयोटा। तो ऐसी कंडीशन में यदि a बराबर शून्य होगा तो देखिए a बराबर शून्य अगर हम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास bi बचेंगे, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर यहाँ पर रहेगा। अगली कंडीशन में जब b बराबर 0 हो, b बराबर 0 होगा तो यहाँ पर b शून्य होगा, इसमें गुणा करने पर यह 0 हो जाएगा। और x बराबर a बचेगा, मतलब x की वैल्यू a अर्थात वास्तविक संख्या हमारे सामने शेष रहेगी। यदि a की वैल्यू भी 0 हो और b की वैल्यू भी 0 हो तब हमारे पास सब शून्य होगा और जो 0 बचेगा वो हमारा a अर्थात रियल नंबर के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं।